Welcome to my class, student. We are doing a poem, A Tiger in the Zoo. टाइगर जू में देखा है ना हम सब ने, लेकिन टाइगर क्या जू में अच्छा लगता है? कहाँ वो अच्छा लगता है? जंगल में। लेकिन इस जो पोएम है, इस पोएम का टाइटल ही है अ टाइगर इन द जू, और हम लोग इसका टेक्स्ट भी देखेंगे और समरी भी इसकी देखेंगे। टेक्स्ट, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। टाइगर को कैसे आप पहचानते हो? उसके शरीर पे जो धारियां बनी होती है, तो वो चल रहा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वो कहाँ पर है? पिंजड़े में बंद है, और वहां पर पिंजड़े पे वो कुछ ही स्टेप्स ले सकता है क्योंकि पिंजड़ा छोटा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैड्स है, उसके पाँव के नीचे का जो तल है वो एकदम वेलवेट की तरह है, मुलायम है, और बहुत धीमी गति से, वो बहुत धीमी आवाज हो रही है, ऐसे जैसे वेलवेट के पैड्स में कोई आवाज नहीं होती, इसलिए वो बहुत क्वाइट है। इन हिज क्वाइट रेज, और ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जो भी गुस्सा है, जो भी एंगर है, वो भी शांत हो चुका है। जो कवि है वो एक ऐसे टाइगर की बात कर रहा है, और उन्होंने टाइगर को ही बोला है, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर, जो अपने विविड स्ट्राइप से, जिसके शरीर पे जो धारियां हैं उनसे वो पहचाना जा रहा है, और वो कुछ स्टेप्स अपने केज के अंदर वो चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और वो धीरे धीरे शांति से वो वॉक कर रहा है, और उसके जो पैड्स है ऑफ वेलवेट है, वेलवेट मखमली उसके जो पैड्स है। यहाँ पे देखो पैड्स ऑफ वेलवेट, यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है। इन हिज क्वाइट रेज, और उसका जो अंदर का गुस्सा है वो भी शांत हो चुका है, तो इन हिज क्वाइट रेज ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। सेकेंड पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि वो जंगल में शैडो में, क्योंकि नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं जो टाइगर होते हैं, लायन होते हैं, तो वो लर्क कर सकते थे शैडो में, किसी छांव में, झुरमुटों के छांव में वो चल सकते थे। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी जो घास उगी हुई रहती है, लंबी घास, उसमें वो धीरे धीरे दब के, आपने कभी टाइगर को देखा होगा स्लाइड करते हुए लॉन्ग ग्रास में, तो वहां पर वो धीमे धीमे चुपके चुपके जा सकते हैं। नियर द वाटर होल, और कहाँ पे जाएंगे? एक पानी का होल है, वहां पर वो जाएंगे, वहां जहाँ सब जानवर पानी पीने आते हैं। वे प्लम डियर पास, और वहां पर कोई बहुत ही फैट डियर, हरिन पास कर रहा होगा, और वो उनको चांस मिलेगा टाइगर को कि उसको हंट कर सके, उसको शिकार कर सके। तो जो टाइगर यहाँ पर इस तरह से केस के अंदर है, वो टाइगर शैडो में लर्क कर सकता है, लॉन्ग ग्रास में स्लाइड कर सकता था, और वाटर होल के पास किसी प्लम डियर को वो पास होते देख सकता था, और उसको हंट कर सकता था। लेकिन टाइगर कहाँ पे है? वो केज में है। He should be snarling around houses, और जब जंगल के किनारे जो छोटे छोटे घर होते हैं वहां पर वो स्नर्ल करके अपने गुर्राहट से वो क्या कर सकता था? बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और उसका जो वाइट फैंग है, उसके जो क्लॉज है, उनको दिखा के वो विलेजर्स को टेरराइज कर सकता था, डरा सकता था। लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो केस के अंदर बंद है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसके शरीर में जो वो स्ट्रेंथ है जिससे वो ये सब कर सकता था, हंटिंग कर सकता था, लोगों को डरा सकता था, वो सब बिहाइंड द बार्स है, सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वो क्या कर रहा है? वो जो लेंथ है केस की, उसी में वो चहलकदमी कर रहा है, और कितने जो विजिटर्स आए हैं उसको देखने, वो उन सबको इग्नोर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक जो टाइगर है वो भूखा नहीं है, तब तक वो किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, जब तक इसको प्रोवोक नहीं किया जाए, किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि विजिटर्स को वो इग्नोर कर रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इतने लोग उसे देखने आ रहे हैं। He hears the last voice at night, और वो रात को जो अंतिम आवाज जो होती है, जो केयर टेकर होते हैं सब बंद करके जब जा रहे होते हैं, द पेट्रोलिंग कार्स, और वो जो जू के जो गार्ड्स होते हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं, तो वो उन पेट्रोलिंग कार्स की आवाज ही वो लास्ट आवाज है जो वो सुनता है।
एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपने ब्रिलियंट आइज से वो क्या देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, केज के अंदर अपने ब्रिलियंट आइज से वो उन ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा होता है। तो यहाँ पर जो केज के अंदर जो टाइगर है उसके यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है उसके पास, उसको हंटिंग की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ छोटे स्टेप से वो केज की दूरी अंदर की पार कर लेता है, वो बाहर की दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं है, विजिटर्स आते वो उनको इग्नोर करता है, और इस तरह से उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही पैसिव हो रखी है, वो एक्टिव नहीं है। वो टाइगर अगर जंगल में रहता तो क्या कर लेता, इसके बारे में कवि ने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में बताया, और फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ में जो टाइगर केज के अंदर है वो क्या कर रहा है उसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट है, टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट। तो ये हमारे कवि हैं। नाउ पोएट के बारे में जान लेते हैं। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, उनका जन्म हुआ था 21 मई 1921 को, उनका देहांत हुआ था 2006 को। वॉज अ वेल्स पोएट, ये वेल्स के पोएट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं। नॉरिस फर्स्ट पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1938 एंड हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री केम आउट इन 1943. He is considered one of the most important Welsh writers of the post-war period. Post-war period के ये one of the most Welsh writers of most important Welsh writers हैं, right? Now next, ये देखो, टाइगर इन द जू, टाइगर इन द फॉरेस्ट। ये टाइगर जिसे हम देखने चाहते हैं, वो टाइगर जिसके पास हम जाने से डरते हैं, यही अंतर है दोनों में, और यही पोएट ने दिखाया है यहाँ पर। नाउ समरी देख लेते हैं हम। क्यों समरी जरूरी है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। तो अगर आप समरी अच्छे से कर लेते हो तो आपको बहुत ही आसानी होगी आंसर्स लिखने में। In the first stanza, the poet describes the appearance of the tiger in the zoo and its daily movements, right? He says that the stripes on his body are darker in color than the rest of his coat. तो आपको पता है जो स्ट्राइप्स होते हैं वो डार्कर रहते हैं, उसके बॉडी जो टाइगर की जो बॉडी है उसके कलर से जो उसके स्ट्राइप्स है वो डार्कर रहते हैं ताकि दूर से पहचान में आते हैं। एंड सो दे स्टैंड आउट डिस्टिंक्टली इवन व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो दूर से भी हम उसको देखते हैं तो पता चलता है ये टाइगर है। He walks the length of its small cage, वो अपने स्मॉल केज के लेंथ को मतलब उसकी लंबाई को नापता है। वेरी सॉफ्टली एंड स्टेडली, बहुत धीरे धीरे एंड स्टेडली, एंड कवर दैट डिस्टेंस इन अ फ्यू मेयर स्टेप्स ओनली, और कुछ ही स्टेप्स में वो यहाँ से वहां पहुंच जाता है। द अंडर साइड ऑफ द टाइगर्स पॉज इज एज स्मूथ एज ए वेलवेट, और इसका जो पॉज का जो टाइगर का जो पॉज है वो वेलवेट है, बिल्कुल ही वेलवेट की तरह मखमली है। एंड सो दे डू नॉट क्रिएट एनी साउंड एज इट इज वॉकिंग, और इसीलिए जब वो चल रहा है तो कोई साउंड क्रिएट नहीं हो रही है। इट सीम्स एज इफ ऑल द एंगर दैट अ टाइगर फील्स एट बीइंग केज्ड इज आल्सो सप्रेस्ड इन द सेम वे। तो ऐसा लगता है कि टाइगर को जो केज में डाला गया उस समय उसके अंदर जो एंगर रहा होगा वो सारा एंगर भी दब चुका है, सप्रेस्ड हो चुका है। In the second stanza, the poet imagines an alternate life for the tiger living in a zoo. सेकेंड स्टैंजा में कवि कल्पना करता है यही टाइगर अगर जू में रहता, यही टाइगर अगर फॉरेस्ट में रहता तो क्या करता। He imagines what he would be like if the said tiger were to be living in the wild. जंगल में रहता तो ये क्या कर रहा होता। He says that in jungle the tiger should be moving about not in clear daylight but only in the darkness among shadowy places in a forest. देख जंगल में क्या करता है, ये डे लाइट में तो नहीं घूमता क्योंकि ये जो जानवर है नॉक्टर्नल है, रात के हैं, ये रात को निकलता और शैडोई प्लेसेस में जहां पर अंधेरा है, परछाइयां है, शैडो है, वहां पर ये दिखता। इन अ फॉरेस्ट ही शुड बी हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड लॉन्ग ग्रास, और बहुत लंबे लंबे ग्रास के पीछे खुद को छुपा के रखता, सो दैट हिज प्रे विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट हिज मूवमेंट, ताकि ये जिनको शिकार कर रहा होगा वो इसके मूवमेंट को डिटेक्ट न कर पाए, जान न पाए। इन दिस वे ही शुड अप्रोच द वाटर होल वेयर ही विल कम फेस टू फेस विद डियर, और इस तरह से वो वाटर बॉडी के पास पहुंच जाएगा जहां पर डियर और अदर एनिमल्स आते हैं पानी पीने, दैट आर अप्रोप्रिएटली फैटेंड फॉर कंजम्पशन, और शायद वो एक ऐसे डियर से मिल जाए जो बहुत फैट है
और इसकी भूख मिटाने के काबिल है। इन अदर वर्ड्स, ही शुड बी लेफ्ट इन द वाइल्ड टू हंट एंड सेटिस्फाई हंगर। तो कवि कहना चाहते हैं कि जो टाइगर को जू में मत रखो, इसको जंगल में छोड़ दो, इसको खुद से हंट करने दो, और इसको जो अथॉरिटीज है खाना परोस देती है सुबह दोपहर शाम को, उससे इससे वंचित करो, इसको खुद को एक्टिवली हंट करके खाना खाने दो, rather than be fed by Jew authorities. In the third stanza में क्या है? The poet depicts the wild nature of the tiger. थर्ड स्टैंजा में जो टाइगर का जो वाइल्ड नेचर है, जंगलीपन जो टाइगर का है, उसे दिखाया गया है। When the animal would come at the outer boundary of the forest, जब वो टाइगर outer boundary of the forest आ जाता है, क्या करता है? He would growl in his low and intimidating voice. वो अपने डराने वाले आवाज में वो क्या करता है? गुर्राता है, ग्रोल करता है। As he walked at the periphery of those houses, जंगल के एज पे जो हाउसेस रहते हैं थोड़े बहुत, जब वो वहां पहुंचता है तो वहां के लोगों को डराता है। He would not hide his fangs or his claws, और उसके जो फैंग्स है, जो दांत है, उसके जो क्लॉज है, वो उनको हाइड नहीं करता है। Instead revealing them openly, उनको वो रिवील करता है। अब पता है ना कैसा लगता है खूंखार टाइगर। With the intention of scaring all the inhabitants of that village, उस गांव के जितने भी लोग हैं उनको डराने के उद्देश्य से वो कुछ भी हाइड नहीं करता। जितना भी खूंखारपन उसके अंदर है, उसकी बॉडी के थ्रू वो दिखा सकता है, वो उसको दिखाता है। In the fourth stanza, the poet stops imagining the tiger's alternate life. फोर्थ स्टैंजा में कवि जो है वो रुक जाते हैं, उस जंगल की बातें नहीं करते हैं, एंड रिटर्न्स टू इट्स रियल वन, और उस सच्चाई की दुनिया में आ जाते हैं। He says that a tiger is locked up, वो तो कंक्रीट सेल में बंद है, like a prisoner in a jail, जैसे कि कैदी होता है, within a small cell made up of concrete, एक ऐसे सेल में जो कंक्रीट से बना हुआ है। All the strength that resides in his body is locked behind bars of metal, जितने भी उसके शरीर की जो शक्ति है वो सब सलाखों के पीछे बंद है। That make up the gate of its cell, और वो जो है जो दरवाजा कैसा है सेल का, वो मेटल का बना हुआ है, और वो चाह कर भी अपनी स्ट्रेंथ वहां नहीं दिखा सकता। Hundreds or even thousands of people come to see the tiger every day at the zoo. हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं टाइगर्स को देखने के लिए। बट ही डज नॉट पे एनी हीड टू दीज विजिटर्स, लेकिन उसको कुछ भी उनसे मतलब नहीं है, वो इग्नोर करता है। इंस्टेड द टाइगर प्रेफर्स टू वॉक स्टिल्थली ऑल ओवर इट्स केज, और वो क्या प्रेफर करता है कि वो जब भी हम टाइगर को जू में देखने जाते हैं, आप देखते हो ना चहल कदमी करता रहता है, तो वो यहाँ पर वो यही प्रेफर कर रहा है कि मैं चहल कदमी करता रहूं एंड विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन, और वो किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन से वो डिस्टर्ब नहीं होता है। राइट नाउ इन द फिफ्थ स्टांजा द पोएट डिस्कस हाउ द डे एंड्स फॉर द टाइगर। अब जू के अंदर जो टाइगर है उसका दिन कैसे खत्म होता है, रात कैसे खत्म होती है। इट स्टेज अवेक टिल द वेरी लास्ट वॉइस ऑफ द जू कीपर लॉकिंग अप एंड गोइंग होम कैन बी हर्ड। तो वो देर तक जागता है। यहाँ पर टाइगर को उन्होंने ही बोला है, तो ही वो जागता रहता है जब तक कि वो जू कीपर की लास्ट आवाज लॉक करने की नहीं सुन लेता है। आफ्टर दैट टू, इसके बाद भी वो सो नहीं पाता है। ऑल नाइट पार्क रेंजर्स कीप अ वॉच ओवर द सराउंडिंग्स ऑफ द जू। सारी रात जो पार्क रेंजर्स होते हैं, जो जू कीपर, जो गार्ड्स होते हैं, वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, वो उनकी आवाज सुनता रहता है। वाइल ड्राइविंग अराउंड इन देयर ऑफिशियल व्हीकल्स, उनकी जो जीप होती है ऑफिशियल व्हीकल्स, उसमें बैठ के जो पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये टाइगर वो आवाज सुनता है। द टाइगर स्टेज अवेक एंड हियर द साउंड्स मेड बाय द कार्स ऑफ द पेट्रोलमैन। वो उनकी आवाजें सुनता हुआ जगा रहता है। द स्टार्स ट्विंकल ब्राइटली इन द नाइट स्काई, और वो आकाश में तारों से भरे हुए आकाश को देखता है जहाँ ब्राइटली जो स्टार्स शाइन कर रहे हैं। एंड सो डू द आईज ऑफ द टाइगर, और उनको देख के इसकी भी आंखें चमकती है। ब्रिलियंट आईज कहा गया है। द टाइगर के स्टेयरिंग एट द स्टार्स, स्लीप इल्यूड्स हिम ऑलवेज, और वो जो टाइगर है उसको तभी भी नींद नहीं आती, वो स्टार्स देखता रहता है क्योंकि नींद उसकी आंखों से जा चुकी है। राइट, दिस इज द टाइगर इन द जू। So, what have we learned today? We have read a poem in which there is a sharp contrast between a tiger in the zoo and the tiger in the forest. तो आपको क्या अच्छा लगता है, टाइगर को जू में देखना या फॉरेस्ट में देखना?
that when we will do the question answer, we will give the answer of this question also. So in the next class, I shall be with the question answer of this particular chapter. Till then, go through the chapter, go through the summary. I will meet you in the next session. Thank you.